नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के YouTube चैनल पे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान भूगोल में हमने पढ़ा था राजस्थान का सामान्य परिचय। और कल जैसा मैंने बताया था कि हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कल का क्या, आज का क्या टॉपिक है? नदियाँ। आज का टॉपिक क्या रहेगा? नदियाँ। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, नदियों की बात करने से पहले करते हैं राजस्थान के आंतरिक। ये टॉपिक क्या है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपन बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रवाह तंत्र के। ठीक है, राजस्थान के अपप्रवाह तंत्र। ठीक है, राजस्थान में अपप्रवाह तंत्र की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अपने राजस्थान में क्या क्या है, एक तो नदी है, दूसरा क्या है? झील। और दोनों में कन्फ्यूजन न हो, और मैंने भी पहले बताया था कि जहाँ पर कन्फ्यूजन हो उसका विभाजन कर लो। ठीक है, विभाजन कैसे करेंगे? इनको दो भागों में बांट देंगे अलग अलग। पहला क्या रहेगा? नदी। दूसरा क्या हो जाएगा? झील। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? झील। ठीक है, तो ये दो राजस्थान में क्या अपप्रवाह तंत्र कौन कौन से? नदी और झील। और इन दोनों को अपन ने क्या किया? दोनों को अलग अलग बांट दिया। तो अपन पहले पढ़ते हैं नदी। क्या पढ़ेंगे? नदी। उसके बाद में पढ़ेंगे झील। ठीक है, तो अब इसके थोड़े से अपन सामान्य जानकारी देखते हैं। अपप्रवाह तंत्र का सामान्य परिचय की बात करें अपन, तो सबसे पहले देखते हैं अपन जल बोर्ड की भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है दोस्तों? कोटा। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा। अब देखते हैं सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब देखते हैं न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। और न्यूनतम नदियों वाला जिला बीकानेर और चूरू। क्या है? बीकानेर और चूरू। अगर दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो इसमें क्या करना है? बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में रियल में कोई भी नदी नहीं आती है। तो कौन सा करेंगे? दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं, तो कौन सा करेंगे? बीकानेर। ठीक है, अब देखो राजस्थान में 3 प्रकार के अपप्रवाह तंत्र हैं। राजस्थान में 3 प्रकार के अपप्रवाह तंत्र हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा है? आंतरिक प्रवाह तंत्र। फिर है अरब सागरीय,
फिर कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये 3 हमारे अपवा तंत्र हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र, पहले क्या पढ़ते हैं अपन, आंतरिक प्रवाह तंत्र पढ़ते हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र वह तंत्र है जिसमें क्या होता है कि कोई नदी उद्गम तो हुआ परंतु उसका जो लुप्त हुआ है वो किसी सागर, अरब सागर या फिर बंगाली खाड़ी में न होके किसी तालाब या वहीं पे अपने लोकल जहाँ से उद्गम हुआ उसी स्थान पे, वहीं पे उसका आसपास में कहीं पे लुप्त हो जाना या फिर समाप्त हो जाना क्या कहलाती है, आंतरिक प्रवाह तंत्र। ठीक है, कोई नदी निकली और उससे अपना जल तालाब या राजस्थान में ही सीमित रहने वाली नदी को क्या कहते हैं, आंतरिक प्रवाह तंत्र। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, अब देखो अरब सागरीय प्रवाह तंत्र, ये क्या है, अरब सागरीय प्रवाह तंत्र। इसमें क्या है, कोई राजस्थान से नदी निकलती है और वो कहाँ जाती है, अरब सागर में पानी डालती है। कहाँ डालती है, अरब सागर में अपना पानी डालती है, तो उसको क्या बोलते हैं, अरब सागरीय प्रवाह तंत्र। इसकी दूरी कितनी है राजस्थान से अरब सागर की, 400 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 400 किलोमीटर। ठीक है, और ये राजस्थान से कितने % जल लेके जाती है, तो दोस्तों ये लेके जाती है 16% जल राजस्थान से अरब सागर में ले जाके डालती है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी की। कोई नदी जैसे वही है, राजस्थान की कोई नदी है, वो कहाँ पे जल डालती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे डालती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसकी दूरी कितनी है राजस्थान से, 2900 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 2900 किलोमीटर। और ये कितने % जल लेके जाती है यहाँ से, 24% जल राजस्थान से बंगाल की खाड़ी में ले जाके डालती है। विश्व के अंदर राजस्थान में ही एकमात्र आंतरिक, विश्व में एकमात्र आंतरिक प्रवाह तंत्र है। कहाँ पे है, राजस्थान में। पूरे विश्व में एकमात्र राजस्थान ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे आंतरिक प्रवाह तंत्र है। ठीक है, अब देखो आप आगे पूरी डिटेल में चर्चा करांगा, अभी थोड़ा सा आपको बेसिक परिचय बता रहा हूँ बताने। ठीक है, अब देखो राजस्थान में सबसे लंबी नदी, कौन सी नदी है और उसकी दूरी कितनी है, नदी है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी कितने किलोमीटर, 466 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 966 किलोमीटर। ठीक है, और राजस्थान की छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, मसूखी नदी। क्या नाम, मसूखी नदी। और इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या नाम से जानते हैं, काकणी नदी भी कहते हैं इसको, काकणी नदी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो 6 जिलों में बहने वाली नदी, छह जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है, छह जिलों में, राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदी कौन कौन सी है। तो पहली है चंबल, नोट कर लेना ये इम्पोर्टेंट है। लूणी,
बनास। कौन सी है? चंबल, लूणी और बनास। ठीक है, ये 3 नदियाँ 6 जिलों में बहती है। ठीक है, अब देखो 12 मासी मतलब 12 महीने बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? 12 महीने नदियाँ बहने वाली कौन कौन सी है? एक तो चंबल है ही, दूसरी है माही नदी। कौन सी है? माही और चंबल। ठीक है, अब देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पे है? चंबल नदी पे। कहाँ पे बना हुआ है? चंबल नदी पे। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ पे बना हुआ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी के ऊपर ये बना हुआ है। इसके अलावा एक और जलप्रपात बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पे है? क्या नाम उसका? भीमलत जलप्रपात। एक और जलप्रपात है, क्या नाम उसका? भीम जलप्रपात। कहाँ पे है? बूंदी में। कहाँ बना हुआ है? बूंदी में। कौन सी नदी पे? मांगली नदी पर। कौन सी नदी पे? मांगली नदी पर। अब बात करते हैं नदियों के किनारे बसे हुए दुर्गों की। किसकी बात करेंगे? नदियों के किनारे बसे हुए दुर्ग की। बसे हुए दुर्ग या बने हुए दुर्ग। ठीक है, पहला कौन सा है? गागरोन दुर्ग। कौन सा है? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग किस पे बसा हुआ है? ये आहो और काली सिंध पर। ठीक है, कौन कौन सी नदी पे बसा हुआ है? आहू, आहो, आहो नहीं है, आहू है, सॉरी, आहू और काली सिंध नदी के ऊपर बसा हुआ है। कहाँ पे? ये दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़ में। ठीक है, अब अगला दुर्ग मनोहर थाना। दुर्ग कहाँ पे है? ये परवन और कौन सी नदी पे है? काली खो है, काली खो है नदी पे। ठीक है, ये भी कहाँ पे है? झालावाड़ में। कहाँ पे है? झालावाड़ में। ठीक है, अब देखो चित्तौड़गढ़। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ में ही है। कौन कौन सी नदी पे है? एक तो बेड़च और दूसरी नदी कौन सी है? गंभीरी नदी। गंभीरी नदी के किनारे पे ये दुर्ग स्थित है। ठीक है, दूसरा है, अगला कौन सा है? शेरगढ़। इसको हर्षवर्धन दुर्ग भी कहते हैं।
ठीक है। ये कहाँ पे है, ये कौन सी नदी पे है, ये है नदी के किनारे पे है, परवन नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, परवन नदी के किनारे, ठीक है। अब अगला दुर्ग देखते हैं। बटनेर दुर्ग कहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे पे, घग्गर नदी के किनारे पे। कौन सी नदी पे, घग्गर नदी के किनारे। वो कहाँ पे है, ये हनुमानगढ़। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। जालोर का दुर्ग, कौन सी नदी है, सूकड़ी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, सूकड़ी नदी के किनारे है। कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सी नदी है, बनास नदी के किनारे पे ये दुर्ग स्थित है, ठीक है। अगला दुर्ग कौन सा है, बेसोरोडगढ़ दुर्ग। ये कहाँ पे स्थित है, बेसोरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है, चंबल और वामिनी नदी के किनारे पे। चंबल और वामिनी नदी के किनारे पे, ठीक है। कहाँ पे है, चंबल और वामिनी नदी के किनारे पे, ठीक है। ये हो गए नदियों के किनारे पे बसे हुए दुर्ग की चर्चा, ठीक है। अब करते हैं अपन नदियों के किनारे पे बसे हुए शहरों की चर्चा। किन की चर्चा करेंगे, शहर के, ठीक है। नदियों के किनारे बसे हुए शहरों की, ठीक है। देखो पहला है कोटा, केशवरायपाटन, ठीक है। कहाँ, किस नदी के किनारे पे है ये, चंबल नदी के किनारे पे, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये बूंदी, ठीक है। दूसरा है आसिद, दूसरा है आसिद, ये कहाँ पे है, गुलाबपुरी कहाँ पड़ती है, भीलवाड़ा में। कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। और नदी कौन सी है इसकी, खारी नदी, ठीक है। अगला है पाली। पाली शहर कौन सी नदी के किनारे पे है, पाली शहर कौन सी नदी के किनारे पे है, बांडी नदी, ठीक है। अगला देखो जालोर कौन सी नदी के किनारे पे है, अभी पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले। जालोर का दुर्ग बताया था, उस टाइम बताया था। तो कौन सी नदी, सूकड़ी नदी, ठीक है। जालोर के बाद में कौन सा है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। छठा है सूरतगढ़, अनूपगढ़। ये तीनों कौन से हैं, किस नदी के किनारे पे हैं, घग्गर नदी के किनारे पे। किस नदी के किनारे पे हैं, घग्गर नदी के किनारे पे, ठीक है। अब देखो एक बच गया झालावाड़,
झालावाड़। झालावाड़ कौन सी नदी के किनारे पे है? काली सिंध। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी के किनारे पे है। ठीक है, झालावाड़। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे पे है? काली सिंध। अब देखो झालाराम पाटन, अगला कौन सा है? झालाराम पाटन कौन सी नदी के किनारे पे है? चंद्रभागा नदी के किनारे पे। ये तो वो शहर हैं जो नदियों के किनारे पे बसे हुए शहर हैं, उनकी है। इसको घंटियों वाला शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घंटियों वाला शहर। किसको? झालाराय पाटन। ठीक है, अब देखो ये हो गए, दुर्ग हो गया, बसे हुए शहर हो गए। अब बात करते हैं नदियों के किनारे बने हुए अभयारण्य की। किनकी बात करते हैं? अभयारण्य की। ठीक है, नदियों के किनारे बसे अभयारण्य। पहला कौन सा है? चंबल घड़ियाल अभयारण्य। कहाँ पे बसा हुआ है ये? चंबल नदी पे। कौन सी नदी पे है ये? चंबल नदी के पास में है। कहाँ पे? कोटा। कौन सी जगह पे है? कोटा में। ठीक है, फिर है शेरगढ़ अभयारण्य। शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पे? परवन नदी के पास, बारा में। कहाँ पे? परवन नदी के पास, बारा में। ठीक है, फिर है जवाहर सागर अभयारण्य। कौन सा है? जवाहर अभयारण्य। ये कहाँ पे है? ये भी दोस्तों चंबल नदी पे ही है। कहाँ पे? कोटा में। ठीक है, अगला देखो फुलवारी की नाल अभयारण्य। फुलवारी की नाल अभयारण्य ये कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे है ये? कहाँ पे है ये? उदयपुर में। कौन सी नदी है? मानसी नदी। कौन सी नदी है? मानसी नदी। और कहाँ पे? पाकल। ठीक है, कौन सा है? पाकल। अब देखो दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं अपन। ये तो थी इसकी बेसिक सी सामान्य सी जानकारी। अब बात करते हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों की। किसकी बात करते हैं? आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं। अपन ने टॉपिक तो ले लिया था, उससे पहले अपन ने थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले ली। कौन से दुर्ग थे, कौन से शहर बसे हुए थे, कहाँ किसके कौन सी नदी के किनारे दुर्ग बसा हुआ है, कौन से शहर किस नदी के किनारे पे है, वो सब जानकारी लेने के बाद में अब चलते हैं अपन आगे। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है। घग्गर का काम सारू करे। सारू करे नहीं, सारू वे। घग्गर का काम सारू करे। देखो
घग्गर से तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। क से कांतली, ठीक है। काकणी, ये 3 देखो। घग्गर से घग्गर नदी हो गया, का से कांतली हो गया, और अगले का से हो गया कांकणी। और कांकणी नदी क्या है? राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। क्या है? राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ये कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकणी नदी सबसे छोटी नदी है राजस्थान की, ठीक है। मैं से मेंथा, सा से साबी, ठीक है। रूपनगढ़, कौन सी है? रूपनगढ़। और वहाँ से वांडी, ठीक है। ये है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ठीक है। ये नदियाँ अपना जल या तो राजस्थान के किसी तालाब में या किसी जोड़े में ले जाके डाल देती हैं, और न तो ये किसी अरब सागर में डालती है, न किसी बंगाल की खाड़ी में लेके जाके डालती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, घग्गर नदी की बात करें अपन, सबसे पहले घग्गर ही है। घग्गर नदी, ठीक है। वहाँ अपने राजस्थान को मैप हो गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे क्या है? ये है हिमालय, क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? ट्रांस हिमालय। वृहद हिमालय, ठीक है। फिर है लघु हिमालय, और इसको मध्यम हिमालय भी, मध्य हिमालय भी कहते हैं। चौथा है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणी में। कौन कौन सी है? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या चौथा है शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब देखो, इस जगह से ये क्या है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, इस जगह से एक नदी का उद्गम हुआ, एक बार यहीं तक लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ, और यहाँ पे एक कालका मंदिर भी है, कालका माता मंदिर, ठीक है। और कहाँ पे है वो? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब ये नदी क्या है? ये हिमालय से चल के, यानी हिमाचल से चलकर ये कहाँ पे आती है? हरियाणा में। हरियाणा से होते हुए ये कहाँ पहुँचती है? यहाँ पे एक गांव है हरियाणा के पास, कौन सा है? हरियाणा पंजाब होते हुए
हरियाणा से पंजाब होते हुए ये गाड़ी कहाँ पे आती है ये नदी? तलवाड़ा गांव, यहाँ पे गांव है तलवाड़ा गांव से, ठीक है। अब ये देखो, ये कौन सा गांव है? तलवाड़ा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। अब देखो, घग्गर नदी के किनारे पे यहीं पे एक क्या है? बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग है, ठीक है, जो पहले अपन ने चर्चा की थी उसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्ग है, यानी सबसे पहला दुर्ग यही है। और सबसे ज़्यादा बाह्य आक्रमण सहने वाला दुर्ग भी कौन सा दुर्ग है? बटनेर दुर्ग है, ठीक है। मुस्लिम महिलाओं ने जोहर भी किया था इसी किले में, यहीं पे मुस्लिम महिलाओं ने जोहर भी किया था। किन्होंने? मुस्लिम महिलाओं ने। मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पे जोहर भी किया था, ठीक है। अब देखो आगे, इस नदी के किनारे पे दो सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी है? कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यताएं? दो सभ्यताएं, कालीबंगा और पीलीबंगा। कहाँ पे हैं ये दोनों? ये दोनों हैं हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी जगह पे है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 51-52 में, ठीक है। और कई जगह पे आपको कहीं मिल जाएगा 52-53 भी, कुछ जगह पे 52-53 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो एक ही बात है, आप देख लेना थोड़ा, ठीक है। अब देखो, इसका उत्खनन किसने किया? उत्खनन किसने? उत्खनन किसने किया? ठीक है, इसका उत्खनन किया था दोस्तों, एक तो था बृजवासी लाल। कौन थे? बृजवासी लाल, ठीक है। दूसरे थे बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर, ठीक है। उसके बाद में जगपति जोशी। जगपति जोशी, इन्होंने इनका क्या किया था? उत्खनन किया था, ठीक है। अब देखो, इसी पे ही रंग महल की सभ्यता भी यहीं पे पनपी थी। रंग महल की सभ्यता भी यहीं पे आई थी, ठीक है। और गुरु शिष्य की मूर्ति भी, गुरु शिष्य की मूर्ति भी पीलीबंगा सभ्यता में मिली है, ठीक है। कहाँ मिली है? गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ मिली है? पीलीबंगा सभ्यता में, ठीक है। अब देखो, ये नदी जब तेज उफान में होगी, ये नदी जब तेज उफान में होती है तो इसमें बाढ़ कहाँ पे आएगी? बाढ़ कहाँ पे आएगी? तो दोस्तों ये नोट कर लेना, पहले क्वेश्चन आया हुआ है
एग्जाम में, तो वो आएगी हनुमानगढ़ जंक्शन में। कहाँ पे आएगी? हनुमानगढ़ जंक्शन में, ठीक है। और जब ये खतरनाक तेज वर्षा के होती है तो ये नदी कहाँ तक चली जाती है? तो दोस्तों ये प्रवेश करती है उसके बाद में गंगानगर में। गंगानगर में कहाँ तक प्रवेश करती है? तो गंगानगर में दोस्तों ये प्रवेश कर जाती है अनूपगढ़ होते हुए और सूरतगढ़ भी इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। भी पहले अपन ने शहरों की चर्चा की थी, उस टाइम ये हुई थी बात, ठीक है। तो कहाँ तक चली गई? अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में यहाँ पे एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है? कौन सी जगह पे? बिंजोर। कौन सी जगह है ये? बिंजोर। ये वही बिंजोर है जहाँ पे लैला मजनू की मज़ार है। कौन सी है? लैला मजनू की मज़ार है, ठीक है। और यहाँ पे लैला मजनू का मेला भी बिंजोर में बढ़ता है। कहाँ पे बढ़ता है लैला मजनू का मेला? अब जी लैला मजनू कौन हो? लैला मजनू एक प्रेमी जोड़ा था जिसने लैला के चक्कर में बहुत मार खाई थी। उसका मजनू का रियल नाम तो क्या था? केस। क्या नाम था? केस। कहाँ का रहने वाला था ये? यमन द्वीप का। यमन द्वीप का रहने वाला था। ये लैला के प्यार में पागल था और बार बार ये मार खाता था इसलिए। और लैला जो थी वो थी सऊदी अरब की। क्या थी? कहाँ की थी? सऊदी अरब की। और अरबी भाषा में पागल को क्या कहते हैं? मजनू। तो इसका नाम क्या पड़ गया? मजनू, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखो, अब ये नदी फिर कहाँ प्रवेश करती है? ये बिंजोर से होते हुए जब भारी बारिश हो जाती थी ये कहाँ पे चली जाती है? ये चली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे? बहावल। कहाँ पे चली जाती है? बहावलपुर में, ठीक है। बहावलपुर से ये प्रवेश करती है पाकिस्तान में। और इसका अंतिम पॉइंट जो है वो क्या है? फोटो पवास। कौन सा अंतिम पॉइंट इसका? फोटो पवास, ठीक है। कौन सा है? फोटो पवास नाम है जगह है, वहाँ पे ये इसका अंतिम पॉइंट है। और पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाने जाता है? हकरा नदी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? हकरा नदी के नाम से इसको पाकिस्तान में नाम से जानते हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया इसका पूरा डिटेल में, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अपन और बात करें, इसके क्या क्या उपनाम हैं। इस नदी के उपनाम देखो अपने, सरस्वती उपनाम की बात करें अपन, घग्गर नदी के उपनाम की बात करें अपन, पहला कौन सा है? सरस्वती। सरस्वती नदी, नाली, हकरा, ठीक है। दुसहती, दुसहती नदी भी इसको कहते हैं, ठीक है। नट नदी भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये इतने इसके उपनाम से इस नदी को जाना जाता है। कितने नाम हो गए? 1 2 3 4 और 5। इन 5 नदियों को किस नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी को 5 उपनामों से जाना जाता है। कौन कौन से? सरस्वती नदी,
नाली, हकरा, दुसती और नट। ठीक है, अब देखो इसकी ओर क्या है, क्वेश्चन क्या बनता है, हिमालय की ओर से जल लाने वाली नदी कौन सी है? हिमालय की ओर से जल लाने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर से। आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी है आंतरिक प्रवाह की। ठीक है, कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? प्रवाह क्षेत्र क्या है? प्रवाह क्षेत्र इसका दोस्तों क्या है? नाली। ठीक है, क्या है? नाली। ठीक है, और ये इसके शहर कौन कौन से हैं? पहले भी बताया था मैंने, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। ठीक है, कौन से दुर्ग के किनारे पे है? भटनेर दुर्ग इसी नदी के किनारे पे है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो भटनेर दुर्ग की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। भटनेर दुर्ग, ठीक है, भटनेर दुर्ग कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे पे। इसकी स्थापना किसने की? भटनेर दुर्ग की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना भूपत भट्टी। किसने की थी? भूपत भट्टी ने। यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है। क्या है? राजस्थान का प्रथम दुर्ग है। दूसरी चीज, सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला, सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है। ठीक है, इस दुर्ग की क्या विशेषता है? इसके अंदर 52 बीघा जमीन, 52 बीघा में बना हुआ है। 52 ही इसमें कुंड है। क्या है? कुंड। और 52 ही इसमें बुर्ज हैं। ठीक है, 52 ही बुर्ज बने हैं। ठीक है, पहला आक्रमण इसमें क्या कब हुआ था? 1001 ईस्वी में। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी। यह वही गजनवी है जिसने प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? सुल्तान की उपाधि प्रथम धारण करने वाला कौन सा राजा था? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, और एक बार और बता देता हूँ, यह नदी जब उफान में होती है तो इसमें बाढ़ कहाँ पे आएगी? हनुमानगढ़ जंक्शन में। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, नोट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अगली नदी पे। अगली नदी कौन सी है अपनी? कांतली नदी। कांतली नदी। ठीक है, अब देखो वो एक जिलो है अपना, कौन सो जिलो है? अर्धचंद्राकार जिलो है। कौन सो है? सीकर। कौन सो जिलो है? सीकर। वो किसो है? झुंझुनू। ठीक है, 8वां एक नदी को उद्गम हुआ है कठों खंडेला की पहाड़ियों से। इसका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से, जो कि कहाँ पे है? नीम का थाना
सीकर में। ठीक है, यहाँ से इसका उद्गम होता है और ये कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है ये जाती है झुंझुनू के बीचों बीच मंडरेला तालाब में। कहाँ तक? मंडरेला तालाब तक। ठीक है, ये अपना जल ले जाके कहाँ डाल देती है? मंडरेला तालाब से। कहाँ इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ शुरुआत होती है? खंडेला पहाड़ियों से इसकी शुरुआत होके मंडरेला तालाब झुंझुनू में अपना ये जल डाल देती है। ठीक है, अब देखो इस नदी के किनारे भी दो सभ्यताएं पनपी हैं। एक तो है सुनारी, कौन सी है? सुनारी। दूसरी है गणेश्वर सभ्यता। कौन कौन सी है? सुनारी और गणेश्वर सभ्यता। अब देखो गणेश्वर सभ्यता की विशेषता क्या क्या थी? यहाँ पे पत्थर के मकान मिले हैं। क्या मिले? पत्थर के मकान। ठीक है, पत्थर के वाद्य यंत्र। ठीक है, ताम्र सभ्यता की जननी भी इसी सभ्यता को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मिली थी, मछली पकड़ने का कांटा। क्या मिला था? मछली पकड़ने का कांटा भी इसी सभ्यता में। पुरातत्व को पुष्कर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये और सुनारी सभ्यता भी इसी नदी के किनारे पे है, जो कि कहाँ पे है? सीकर में स्थित है। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी। झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। इसका प्रवाह क्षेत्र क्या है? इसका प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों तोरावाटी। क्या है? तोरावाटी। ठीक है, इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी। और ये अपना जल कहाँ पे डालती है? आपको मैंने बता ही दिया कहाँ पे डालेगी ये जल? मंडरेला तालाब झुंझुनू में। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है दोस्तों 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, क्योंकि ये देखो सीकर से शुरू होती है और झुंझुनू में ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी है। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अब मेरे से कोई टॉपिक, कोई पॉइंट छूट गया है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो मैं उसको पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अपने बाकी नदियों के साथ में कल एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।